हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में आप पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं कि एनर्जी किसे बोला जाएगा। तो द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो काम करने की जो क्षमता होती है वर्क करने की, ठीक है, कैपेसिटी, उससे ही क्या बोला जाता है, एनर्जी। जितनी उसके पास एनर्जी होगी उतना वह वर्क कर सकता है। इसकी वजह से वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता था वह भी क्या होता है, सेम होता है। और वह कौन सा होता है, जूल होता है। ठीक है, इसके साथ आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी पढ़ लिया है। ओके, क्या था वो कि भाई एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है हमें, तो वह वर्क करने के लिए, डिफरेंट वर्क करने के लिए, जैसे कि मेकिंग फूड, लाइटनिंग, ट्रांसपोर्ट, रनिंग मशीन्स। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब ये हमारे सराउंडिंग जो सोर्सेस ऑफ एनर्जीज है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, तो फॉसिल फ्यूल हो गया। ओके, तो इस तरह के जो डिफरेंट एनर्जीज है, एनर्जीज के जो सोर्सेस है, वह उनमें अच्छी गुड सोर्सेस की क्वांटिटीज बोले, क्वालिटीज। तो क्वालिटीज ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसे बोला जाएगा, यानी कि इसके अंदर ऐसा तो क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसे गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जीज बोल सकते हैं। तो विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी कि छोटी क्वांटिटी में वह ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वर्क कर सके। जैसे कि हम एक साइड एलपीजी ले, ठीक है, और यानी कि हीट हमें क्रिएट करनी है, तो एक साइड हम एलपीजी लेते हैं और एक साइड वुड लेते हैं, ठीक है, लकड़े। तो अब ये जो एलपीजी है वह आपको शायद एक पूरा बॉटल 1 या 2 मंथ के लिए चल जाएगा, और उसके कंपेयर आपको उस वुड क्या करना पड़ेगा, हीट लेने के लिए उसके अंदर से ज़्यादा वुड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ आपको पेड़ भी ज़्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही क्या हो गया, एक बैड वर्क हो गया, यानी कि एक अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी कि ऐसे गुड सोर्सेज जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हो पर यूनिट मास में। ठीक है, इसके साथ चीप एंड इजीली अवेलेबल, तो वह सस्ता भी हो और इजी अवेलेबल भी हो। ठीक है, इसके बाद इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब ऐसा ना हो जाए कि स्टोर हम करें और हमारे लिए ही वह एक खतरा बन जाए। ठीक है, तो वह इजी, स्टोर करने में भी इजी हो और ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी हो। इसके साथ सेफ टू हैंडल एंड यूज, उसे हैंडल करने में और यूज करने में भी हो, सेफ हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके साथ डज नॉट कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, और वह एनवायरमेंट को डैमेज करने वाला, यानी कि पॉल्यूट करने वाला होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूल। तो फ्यूल्स किसे बोला जाएगा, तो द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, उसे क्या बोल सकते हैं, हम फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूल हीट तो प्रोड्यूस करने ही वाले, बट लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नॉन एज फ्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल किसे बोला जाएगा, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू यानी जो हीट एनर्जी डिवाइड बाय जो आप जो भी फ्यूल ले रहे हैं उसकी मास। ठीक है, तो गिव मोर हीट पर यूनिट मास, उसे ही क्या बोला जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। एक ये उसका यूनिट है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी इसकी, जो हीट को हम मेजर करते हैं। ओके, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद चीप ऑफ इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर इजी टू हैंडल
एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। फिर प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि एक अच्छा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कम से कम टेम्परेचर पर वह इजीली बर्न हो जाना चाहिए। ओके, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ऐसा हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सब्सटेंस, जो हर एक फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, तो इन ऐसे जो गुड फ्यूल होते हैं उस गुड फ्यूल का एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। फिर बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, तो जब बर्न होता हो वह तब विदाउट स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस से बर्न होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल की हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पर हमें दो टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा पढ़ना है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि जो ऐसे सोर्सेज जो हम ज़्यादा यूज करते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल, ओके, विंड एनर्जी, ओके, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंशनल सोर्सेज हो जाएंगे। और नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बात करें तो वह कौन से हो गए, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें से फॉसिल फ्यूल के बारे में, कि फॉसिल फ्यूल किसे बोला जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल आप ये आगे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। तो बहुत यानी कि मान लो कि 500 मिलियन या फिर 500 मिलियन ईयर अगो जो प्लांट, डेड प्लांट और डेड एनिमल थे वह क्या हुए, सॉइल के नीचे प्रेस हुए, यानी कि उनके ऊपर सॉइल के लेयर होते गए। ठीक है, उसके बाद जो नेचुरल प्रोसेस जो होती है, फ्लडिंग वगैरह, ठीक है, तो उनकी वजह से वह गिर गए प्लांट वगैरह। ठीक है, और उनके ऊपर क्या होने लगा, लेयर होने लगे। तो इसकी वजह से ऊपर से सॉइल का प्रेशर मिलता गया और नीचे से क्या मिलता गया, उन्हें लावा का हीट मिलता गया। ठीक है, तो इनकी वजह से जो प्लांट थे, डेड प्लांट, वह कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। ठीक है, और जो डेड एनिमल होते हैं, ठीक है, तो वह डेड एनिमल इसी प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। तो इसे क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल यानी कि कौन से हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी कि इन्हें बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। फिर अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, और अभी यानी कि ये भी अब क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ही, जो कुछ सालों बाद ओके क्या हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले। ठीक है, और दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि अब ये क्या है, बार बार इसका यूज कर सकते नहीं है। ठीक है, एक लिमिटनेस है इनकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल की वजह से पॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो एक तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ओके, इसके साथ साथ अब ये जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो कंबशन करते हैं, तब उस टाइम उनके अंदर से कुछ टाइप के स्मोक निकलते हैं। जैसे कि कोल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस तरह के गैसेस निकलते हैं। पेट्रोल डीजल को हम बर्न करते हैं तो वह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उस तरह के गैसेस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। और ऐसे गैसेस जब एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करके वह क्या बना देते हैं, एसिड रेन बना देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में एक एसिडिक लेयर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होने लगेगा, एसिड रेन होने लगेगा, जो हमारे लिए और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा रिलीज होने की वजह से, ये फॉसिल फ्यूल हम यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा
क्रिएट होगा, तो ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा क्रिएट करेगा वह, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होती है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पोल्स के ऊपर जो आइस ग्लेड है, ग्लेशियर, वह क्या होने लगे हैं, मेल्ट होने लगे हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन, ये फॉसिल फ्यूल की वजह से किस टाइप का पॉल्यूशन होगा, तो ये जो एसिड रेन होती है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग पॉपुलेशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। तो अब ये किस तरह से फॉसिल फ्यूल के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस। तो ये यानी कि इनकी जो कंबशन प्रोसेस है बने उतना बहुत ही अच्छे से कंबस्ट हो सके, यानी कि जल सके, जिसकी वजह से क्या है, अनबर्न होगा। फुल्ली बर्न होगा तो क्या होगा, कम मात्रा में वह इस तरह की गैसेस रिलीज कर सकता है। ठीक है, और जो वह कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर से ज़्यादा मात्रा में गैसेस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस, उसे इंक्रीज करना चाहिए। फिर यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एज इनटू द सराउंडिंग। यानी कि ये जो आप व्हीकल वगैरह में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में जो हम ये फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, तो वह उनके थ्रू जो गैसेज रिलीज होते हैं, जो एस रिलीज होते हैं, तो इन्हें एक वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करके वो कम से कम गैसेस वह बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल सके या फिर प्योरीफाई करके निकाले, ऐसी सिस्टम, ऐसी टेक्निक हमें लानी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कि ये जो फॉसिल फ्यूल है उसमें से ये जो सीएनजी है, ओके, सीएनजी पे बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो इनका यूज करना चाहिए ज़्यादा से, क्यों, क्योंकि ये दूसरे फ्यूल के कंपेयर क्या है, कम पॉल्यूशन करता है, बहुत ही कम। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट जो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो बंद हो सके तो क्या करना चाहिए हमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि बस, ट्रेन, इस तरह के सर्विस हमें लेने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल वगैरह यूज होगा नहीं। ठीक है, तो आज हमने देखा सोर्स ऑफ एनर्जी का इंट्रोडक्शन और उसका एक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल। ओके, थैंक यू।